हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, उम्मीद ये करता हूं सभी साथी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपना और अपने परिवार का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। कैसे हैं आप सभी? एक बार सभी साथी बताएंगे। मेरे सभी फौजी भाई, सभी का स्वागत और भरपूर स्वागत। हमारे साथ में राजेश जी हैं, सौरभ जी हैं, मोहित जी हैं, मोनू जी हैं, पुष्पेंद्र जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, शुभम जी हैं, रोहित जी हैं, मयंक जी हैं, पंकज जी हैं, रवि जी हैं, राज जी हैं, विशाल जी हैं। सभी का स्वागत और भरपूर स्वागत है। एक बार मैं सभी साथियों से जानना चाहता हूँ, सभी के कमेंट आ रहे हैं मेरे सभी प्यारे भाई बहनों के, सभी दोस्तों के, सभी गुड्डे गुड़ियाओं के, सभी के एसएमएस आ रहे हैं, सभी भावी फौजियों के एसएमएस आ रहे हैं। बढ़ते हैं एक बार अपने सेशन की तरफ। ओके। मैं जितना एनर्जेटिक आपकी इस क्लास में फील करता हूँ, शायद मैं और क्लास में उतना फील नहीं कर पाता हूँ। कह सकते हैं कि या तो मैं इन फौजियों के बीच में आकर इतना उत्साहवर्धक हो जाता हूं, या फिर आप लोगों का प्यार ही इतना है। ओके। हाँ। आते के साथ ही हमारा पहला काम है, जो कि हमारा एक कर्तव्य भी बनता है, जो हमने कल पढ़ा था, उसका एक बार रिवीजन करेंगे। रिवीजन। कुछ प्रश्न हम लोग लिखने जा रहे हैं, जिनके माध्यम से आप अपना कल की कक्षा का रिवीजन भी करेंगे। ओके। पहला प्रश्न क्या है? ये है, भारतीय संगीत, क्या बताएंगे प्यारे दोस्त? भारतीय संगीत का जनक, संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? पहला प्रश्न है, क्या बताएंगे कि भैया भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? हाँ। अगला प्रश्न हमारा ये रहेगा कि भैया कृषि संबंधी कार्यों का पता, कृषि संबंधी कार्यों का पता ऋग्वेद के ऋग्वेद के ऋग्वेद के किस मंडल से पता चलता है? ऋग्वेद के किस मंडल? ओके जी। फिर आपसे पूछा जा रहा है, जादू टोना, जादू टोना, वशीकरण, वशीकरण, जादू टोना वशीकरण का संबंध किस वेद से है? एक प्रश्न और पूछता हूं, यजुर्वेद को पढ़ने वाला, यजुर्वेद को, वेद को पढ़ने वाला, पढ़ने वाला, यजुर्वेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है बच्चे? यजुर्वेद को पढ़ने वाला क्या कहलाएगा? क्या आप बता सकते हैं? आप सभी साथियों से मैं जानना चाहता हूं। यजुर्वेद को पढ़ने वाला। अरे वाह, कितना अच्छा लगता है, सभी साथियों ने आंसर दे दिए। अरे वाह, दिल खुश हो गया यार इस चीज को देखने के बावजूद, कि मेरे भाई बहन, मेरे भावी फौजी बहुत अच्छे तरीके से। भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं? सै से संगीत हुआ था और सै से क्या हुआ? सामवेद। क्या बताएंगे कि भैया सामवेद। ओके। कृषि संबंधी कार्यों का ऋग्वेद के किस मंडल से पता चलता है? कि भैया फोर्थ, चौथे मंडल से। जादू टोना वशीकरण अथर्ववेद से पता चलता है, अथर्ववेद। और यजुर्वेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है भैया? अधर्व्यो। क्या बताएंगे? अधर्व्यो कहलाता है। सभी ने बहुत अच्छे तरीके से आंसर दिया है बेटा, बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर है? एक बार सभी साथियों से मैं थम्स अप चाहता हूं, आप लोग मुझे थम्स अप करके बताएं ये यहां तक। आज मैं आपको कई सारी चीजें नहीं बताने वाला हूं, ठीक है?
और इन चीजों के माध्यम से आप बहुत सारी चीजों को जानेंगे, समझेंगे। और सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं सबसे पहले कहाँ, उपनिषद की तरफ। कितने साथी जानते हो उपनिषद के बारे में, एक बार बताएंगे उपनिषद के बारे में? हाँ, बेटा मैं लिख कर पढ़ाता हूं ना, तब तब आपने पहली ही क्लास में ये हल्ला मचा दिया था, सर जी स्पीड स्पीड स्पीड। यहाँ ये आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। और यदि आपको सिलेक्शन लेना है, जिन्होंने अब तक सिलेक्शन लिया है, अब तक सिलेक्शन जिन्होंने लिया है, उन्होंने बताया कि सर जब हम पीडीएफ से पढ़ते हैं, जब हम पीडीएफ से पढ़ते हैं तो हमें दो फायदे होते हैं। एक तो हमें लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और दूसरा हमारा क्लास के क्लास में ही हमारा रेडी हो जाता है कंटेंट। ठीक है, क्लास के क्लास में चीजें तैयार हो जाती हैं। डन है? एक बच्चा कह रहा है कि सर जी ऑप्शन भी बता दिए करे। जरूरत ही नहीं पड़ती है, जरूरत नहीं पड़ती है। ये हमारे वो शेर हैं, इन्हें जरूरत नहीं पड़ती है परमिशन की। भाई साहब पाकिस्तानी घुसपैठिया करेंगे, उठाए काम खत्म। ये वो फौजी हैं हमारे। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या कहलाया बेटा? वेदांत दर्शन। लास्ट पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर वेदांत। वेदांत का अर्थ क्या होता? जो वेदों के अंत में लिखे गए, वेद प्लस अंत, यानी कि जो वेदों के अंत में लिखे गए वो क्या कहलाए? वेदांत कहलाए। जो वेदों के अंत में लिखे गए वो क्या कहलाए? वेदांत कहलाए। ओके, हाँ, चलो कोई बात नहीं, आप कह रहे हो मैं यही चीज यहां पर लिखता हूं। चलिए बहुत बढ़िया। जैसे मैंने लिखा उपनिषद यहां, ठीक है, इधर लिखता हूं। जो उपनिषद है, आप यहां से जिन्हें देखकर लिखना है उपनिषद। जो उपनिषद है प्यारे दोस्त, उपनिषद देखिए तीन शब्दों से मिलकर ये बना है। एक तो बना है बेटा उप, दूसरा धन नी, धन सद। ओके, उप धन नी धन सद। ओके, अब ये कैसे करते हैं? देखिए उप का अर्थ होता है बेटा समीप, क्या याद रखेंगे? उप का अर्थ क्या होता है? समीप। नी का अर्थ क्या होता है? ध्यान पूर्वक, ध्यान पूर्वक। और सद का अर्थ होता है बैठना। समीप कहां बैठना? ध्यान पूर्वक बैठना। ठीक है, तो आपने क्या जाना भैया? उपनिषद का अर्थ क्या हुआ? उप का अर्थ हुआ समीप, नी का अर्थ हुआ ध्यानपूर्वक, और सद का अर्थ हुआ बैठना। ठीक है, तो यहां पर एक अर्थ निकल कर आया कि गुरु के समीप बैठकर ध्यानपूर्वक अध्ययन करना। तो क्या बताएंगे उपनिषद का अर्थ? क्या बताएंगे? गुरु के समीप, गुरु के समीप, समीप ध्यान पूर्वक बैठना। क्या बताएंगे? ध्यान पूर्वक बैठना, ध्यान पूर्वक बैठना। ओके, अब गुरु के समीप ध्यान पूर्वक बैठकर क्या करेगा बच्चा? अध्ययन ही करेगा, अध्ययन ही करेगा। तो यहां से अर्थ निकल कर आता है, आप सभी के सामने है, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, मीनिंग एक्वायरिंग नॉलेज बाय सिटिंग नियर द गुरु। ओके, यहां पर इंपोर्टेंट क्या है? इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट है डिस्कशन ऑफ द मीन्स ऑफ अटेनिंग सेल्वेशन। अब ये कहता है कि यहां पर मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा की गई है। क्या बताएंगे? हाँ, बहुत बढ़िया, कितनी प्यारी लाइन है कि पसंद तो एक ही रहेगी चाहे वह मिले या ना मिले, ए वर्दी। समझे? तो वर्दी के दीवाने हैं ना जो हमारे साथ में जुड़ते हैं बहुत अच्छे तरीके से। सबके कमेंट मेरे पास तक पहुंच रहे हैं, सिर्फ आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति क्या होती है? आपने सुना होगा कि पुनर्जन्म होता है। आज हम एज ए कह सकते हैं किस रूप में हमारा जन्म हुआ है? हमारा जन्म हुआ एक इंसान के रूप में। मान के चलिए हमारी मृत्यु हो गई तो दोबारा जन्म होगा। क्या बताएंगे? दोबारा जन्म होगा प्यारे दोस्त। तो यदि किसी को दोबारा जन्म नहीं चाहिए, उसे मोक्ष प्राप्ति चाहिए, तो भैया उपनिषदों का अध्ययन करना अनिवार्य बताया बेटा। उपनिषदों का। राहुल सिंह मेहरा, बेटा समझता क्यों नहीं है? आप इतना समय यहां एफर्ट लगा रहे हो कमेंट करने पे, आप अपने आप को ना बेटा
संभालना पड़ेगा। जब आप ट्रेनिंग पर जाओगे ना तो आपका मन करेगा मैं आराम करूं। आपको है ना हर एक चीज को बिल्कुल ऐसा है ना हलवा चाहिए बेटा। अब अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालो, ट्रेंड बदल रहा है, ठीक है ना। 50 में से 15-17 क्वेश्चन पर मेरिट लग जाती थी जीडी की। अब वो जमाना गया। जमाने के साथ में कदम मिलाकर चले तो सिलेक्शन पक्का है, नहीं चले तो मैं सच बात बता रहा हूं दूसरों को ज्ञान बांटते हुए रह जाओगे। ओके। और मैं सच बात बताऊं, हजारों की संख्या में केवल और केवल 3 बच्चे हैं, सिर्फ ये तीन तीन बच्चे हैं। तीनों के मैं नाम भी ले लूंगा। सिर्फ इनका कहना है कि सर जी लिख कर पढ़ाओ। मुझे नहीं समझ में आता कि उसमें क्या। सभी बच्चे कह रहे हैं सर जी, जब आप कहते हो ना, मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूं, बच्चों के कानों पहुंच रहे, नहीं सर प्लीज पीडीएफ से बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। इस वजह से क्लास डिस्टर्ब होती है। मुझे कमेंट बार बार इसलिए देखना पड़ रहा है। आप बार बार बेटा समझो चीजों को, आप विश्वास करो, विश्वास करो। हाँ, क्लियर है। यहां कम से कम एक्सप्लेन तो कर रही हैं चीजों को। कितना अच्छा लग रहा है यहां पर एक्सप्लेन करते हुए। अब देखिए, अब आपसे पूछा जाए कि भैया सबसे बड़ा उपनिषद बताओ, बिगेस्ट उपनिषद, तो क्या बताएंगे। बिगेस्ट को आप वृहद बोलते हो ना, वृहद, तो देखिए वृहद आरण्यक उपनिषद। क्या बताएंगे सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, वृहद आरण्यक उपनिषद। अब इसमें अब इसमें सबसे मेन चीज क्या है। अब इसमें दिया क्या क्या गया भाई, इतना बड़ा उपनिषद है तो इसमें क्या क्या दे दिया, देखिएगा। इसमें बेटा ये याद रखने की आवश्यकता नहीं, बस आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। याज्ञवल्क्य के साथ में भैया, ठीक है, गार्गी का संवाद है, मैत्रेयी का है और कात्यायनी का है। ठीक है, ये क्या है, यानी कि जैसे आपने देखा होगा ब्रह्मा विष्णु महेश जो है आपस में बातें करते हैं, तो जो बात की उन्होंने वो किस में दे दी, किसी एक पुस्तक में दे दी, पुराण में दे दी। तो इस प्रकार से यहां पर जो याज्ञवल्क्य एक ऋषि रहे हैं, उनके साथ इनके संवाद है, बातचीत की बात कही गई है और कुछ नहीं है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये पूछा गया है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, जो सेंटेंस है भैया, ये कहां से लिया गया है, तो आप बताएंगे कि भैया ये आपके वृहद आरण्यक उपनिषद से लिया गया है। ओके, नंबर 1, पहला फैक्ट यहीं के यहीं याद करो, फिर आपको मुझे बताना है, पहला इंपॉर्टेंट। दूसरा बेटा ओम शब्द यहीं से लिया गया है, दूसरा क्या बताएंगे, ओम शब्द यहीं से लिया गया है। तीसरा, पुनर्जन्म का उल्लेख है, मेंशन ऑफ री इनक्रिएशन, तो तीसरा शब्द पुनर्जन्म है। चौथा चौथा जबालोपनिषद, जिसमें ना 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, चारों आश्रमों का उल्लेख है। मैंने 4 चीज बताई हैं, 4 चीज बताई हैं, हैंड टू हैंड याद हो गई हैं। तो एक बार 4 में से कोई से 3 भी अभी यही हैंड टू हैंड मुझे लिखकर बताओ। सभी देखता हूं कितने साथियों को, 4 में से कोई सी 3 चीज अभी यहीं पर बताओ हैंड टू हैंड। मैं भी आप सभी से बहुत बहुत प्रेम करता हूं आप लोगों के लिए। हाँ, बहुत बढ़िया। अरे वाह, शाबाश। बहुत सारी ट्रिक्स भी दूंगा मैं आपको। अरे वाह, आपने तो लिख दिया। थैंक यू अभिषेक, आप सभी ने लिख दिया। ठीक है ना भाई। देखो उंगली पे कैसे याद करना होता है, तमसोमा ज्योतिर्गमय, ओम शब्द है, पुनर्जन्म का उल्लेख है और जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख है। ठीक है ना, इतना तो आसान है। अब ये जो 4 आश्रम हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं। 4 आश्रम कौन कौन से हैं, देखिए। एक है सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम। कौन सा आश्रम है कि भैया ब्रह्मचर्य आश्रम है। देखो तो ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या बताया, वर्ष बताया गया इसका 0 से 25 वर्ष। इसमें ज्ञान प्राप्ति का उल्लेख किया गया है। क्या बताएंगे, ज्ञान प्राप्ति का उल्लेख किया गया है।
दूसरा है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में क्या होता है भाई, बच्चे जो एक बालक है वो बड़ा हो जाता है, उसका विवाह कर दिया जाता है, वो फिर अपने वंश को वृद्धि करने के लिए वो संतान उत्पत्ति करता है। तो भैया यहाँ पर वो अपनी घर गृहस्थी बसाता है, ये सांसारिक जीवन बिताता है। ओके। वानप्रस्थ आश्रम ईश्वर में ध्यान लगाता है, वो वनों में चला जाता है। वन में आपने देखा होगा, जैसे घर में आपके भाई की शादी हो जाती है, घर में भाभी आ जाती है, तो पापा जी मैक्सिमम टाइम अपना खेतों में या फिर अपने दोस्तों के साथ बिताने लगते हैं, है ना? ऐसा ही करते हैं ना? हाँ। इसी प्रकार से जो अब यहां भैया जिन लोगों की गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी, ठीक है ना, भाई दो प्रकार के लोग होंगे यहाँ, आपके जीवन में भी ऐसे लोग होंगे। एक तो कहेंगे कि अरे यार कहाँ सरकारी नौकरी धरी है, कहाँ नंबर आ रहे हैं आजकल, है ना? एक तो वो लोग होंगे। दूसरा दूसरा व्यक्ति क्या कहा, तुम्हारा दोस्त तुमसे कहेगा यार इतनी सारी वैकेंसी का हमें करना क्या है, हमें तो दो वैकेंसी चाहिए थी, एक मुझे और एक तुझे, और दोनों भाई तबाही, और बस वर्दी चाहिए और कुछ नहीं। पता है, मैं इस बार सोचे बैठा था कि जो मेरा भाई रैंक वन लाएगा ना, रैंक वन, ठीक है ना, तो उसे है ना ये वाली टी शर्ट, कितने साथी चाहते हैं ये वाली टी शर्ट, दिख रही है ये वाली टी शर्ट, ये देख रहे हो, ये इस वाली टी शर्ट के लिए, इसके लिए संघर्ष करना है, वर्दी के लिए तो जान लगा देंगे, ठीक है? तो भैया जब गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी तो एक काम करना, संन्यास ले लेना, पहाड़ों में चले जाना। आगे अब आपसे पूछा जाता है भैया द बेस्ट आश्रम कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ आश्रम कौन सा है, तो वो गृहस्थ आश्रम है। भैया गृहस्थ आश्रम में तो मजे आते हैं? बहू आएगी, है बढ़िया सा, दहेज भी लाएगी, है दहेज बहुत बहुत अच्छा लगता है, दहेज बहुत गंदी चीज है, बहुत कुरीति है भैया, ठीक है ना? हाँ। ओके। फिर भैया श्वेतांबर में मोक्ष प्राप्ति का पहला उल्लेख मिलता है, और श्वेतांबर का हम जैन धर्म में जिक्र करेंगे। कहां जिक्र करेंगे कि भैया जैन धर्म में हम श्वेतांबर का जिक्र करेंगे। ओके। यदि मेरे सभी साथी जान चुके हैं तो चारों के चारों आश्रमों का नाम लिखकर बताएंगे, हैंड टू हैंड ही, यहीं पर क्लास में तैयार करेंगे। चारों आश्रम कौन कौन से हैं एक बार बताएंगे? बहुत बढ़िया, सभी साथियों से चाहता हूं। ऋषु चौहान, आपको जब आप यहाँ क्लास में टाइम दे रहे हो तो क्या आप चाहते हो सेम डिटो चले? आप कुछ अपना एक्स्ट्रा समय दे रहे हो, आपने वो पढ़ लिया, अच्छी बात है, लेकिन अब यहाँ भी अलग पढ़ रहे हो, कितना अच्छा लगेगा ना। ओके। सर आपने दहेज नहीं लिया? क्या नहीं भैया, मैं दहेज क्यों लूंगा, मेरी उम्र ही क्या है, आई एम ओनली 17, लास्ट ईयर में स्वीट 16 था भाई। अरे वाह, शाबाश, सबने लिख दिया, गुड। भाई हमने कैसे, सबसे पहले हमने ब्रह्मचर्य आश्रम को देखा, ब्रह्मचर्य आश्रम, ओके। उसके बाद में गृहस्थ आश्रम को, गृहस्थ आश्रम को जाना, ओके। फिर वानप्रस्थ आश्रम, ओके। और फिर संन्यास आश्रम, काम खत्म। संन्यास आश्रम, आप कहेंगे सर जी बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ गई, ओके ना? जी। आज कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं, मैं उन पर आप लोगों को लेकर चलता हूं। जैसे कि वैदिक सभ्यता में कुछ शब्द हैं, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं, जहां प्रश्न पूछे गए थे मैं उन पर एक बार आपको इंपोर्टेंट लगा दूंगा, इंपोर्टेंट, ठीक है? देखना कैसे, जैसे आपके सामने जो खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ को क्या कहा गया, खाद्य पदार्थ को। और बेटा कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है आपका आर्मी का, आज आ जाओ, कल आ जाओ, कभी भी, तो आप तैयार रहिएगा। जी। तो खाद्य पदार्थ को क्या कहा गया, गर्भ कहा गया,
इंपोर्टेंट है। कर्ब, यवांगू शब्द आया, यवांगू। यवांगू को क्या कहा? जौ का दलिया। कितने साथियों ने अपने जीवन काल में दलिया खाया है? मेरा फेवरेट दलिया, मीठा दलिया मुझे बड़ा फेवरेट है, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। ठीक है ना। बाद में दूध और चीनी डाल के बड़ा अच्छा लगता था। जौ का दलिया। यव, यव को क्या कहा गया बेटा? जौ कहा गया, यानी जो सबसे प्रमुख अनाज हुआ करता था। सबसे प्रमुख अनाज को क्या कहा गया? जौ कहा गया। वाप्ती शब्द आया, वाप्ती। वाप्ती के लिए क्या बेटा? नाई। और वाप्ती और वाप्ता दोनों एक, दोनों का अर्थ ही एक होता है। वाप्ता का अर्थ भी नाई होता है। वाप्ता, वाप्ता का अर्थ भी क्या होता है? नाई होता है। ओके दिशु चौहान। धर्म, धर्म किसके लिए यूज किया गया? मरुस्थल के लिए। धर्म शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया बेटा? आप बताएंगे कि मरुस्थल के लिए। अगन्य शब्द आता है, अगन्य। अगन्य गाय को कहा गया और इसे न मारने योग्य। क्यों न मारने योग्य क्यों कहा गया? क्योंकि भैया उस समय संपत्ति की सबसे बड़ी इकाई क्या हुआ करती थी? क्या हुआ करती थी? गाय हुआ करती थी। गाय, समझे? जी अमित यादव जी। ओके गुड्डा। इसके बाद में शब्द आता है बेटा पारावत। पारावत, पारावत को क्या कहा गया? समुद्र कहा गया। कोई नोट्स नहीं बनाने आपको, यहीं से नोट्स बने बनाए मिलेंगे। हाँ प्रिंस जी। समय को क्या कहा गया? गोधूली। गोधूली कहा गया। ये तो शब्द अर्थ याद करने ही पड़ेगा। अतिथि को गोहन कहा गया। गोहन। बेकनाट को सूदकार का खोर कहा गया। उर्वरा, ये पूछा गया है भैया, उर्वरा को क्या कहा गया? जैसे उर्वरक याद रखते हो ना आप। हाँ, तो क्या बताएंगे? इसे कृषि भूमि कहा गया। कृषि भूमि। सुरा या सोमरस को पवित्र पेय कहा गया। आपने देखा होगा ना, जो पेड़ों पर से एक मतलब द्रव पदार्थ निकलता है, लिक्विड निकलता है, उसे ये लोग पीते थे। जब पीते थे तो ये पहले राजा और मतलब जो उच्च वर्ग के व्यक्ति थे उन्हें वो पीते थे। अब पता चला, सबको पता चला, सब पी के हों और बस झूम रहे, और गाना चल रहा, जुम्मी जुम्मी माताए मेरी शिरागी, है इस प्रकार से। तो भैया इसे त्याज्य पदार्थ कहा गया। त्याज्य का अर्थ होता है त्यागने योग्य। क्या कहा गया? त्यागने योग्य। क्या बताएंगे? त्यागने योग्य। चलिए, मैं पूछना चाहता हूं, आप सभी साथी बताइएगा इनका अर्थ क्या होता है। अगन्या शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? अगन्या। पारावत शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? पारावत। वाप्ता शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? वाप्ता। ओके। उर्वरा शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? सभी साथी मुझे इसका आंसर देंगे, सभी। इन चारों का स्पीड से लिखिए, पता तो चले आप पढ़ भी रहे हैं कि नहीं। प्रिंस डागर जी आएगा नहीं बेटा, यदि आप ऐसे ही करते रहोगे। सब हजारों की संख्या, सबने आंसर भी दे दिया, आप ये सिर्फ ये कमेंट करते रहेंगे। उर्वरा भैया क्या किसे कहा गया? उपजाऊ भूमि को। उपजाऊ, उपजाऊ भूमि। ओके। अगन्या न मारने योग्य, यानी कि गाय के लिए कहा गया। क्या कहा गया? गाय। ओके। पारावत समुद्र को कहा गया। पारावत समुद्र को कहा गया। वाप्ता नाई को कहा गया। नाई। अभी तो कराया था मैंने, सारा कुछ कराया था, है ना। तो एक बार दिखा भी देता हूं, देखेगा। क्या पूछा था? अगन्या गाय के लिए कहा गया, वाप्ता या वाप्ती नाई के लिए कहा गया था। ओके। पारावत समुद्र के लिए कहा गया था, और उरुरा कृषि भूमि के लिए या उपजाऊ भूमि के लिए कहा गया था। वो सभी साथी एक बार रेज योर हैंड, अपने हाथ उठाइए जिसके चार के चार ठीक थे, जिसके चारों के चारों ठीक थे, एक बार रेज योर हैंड। मैंने कहा ना क्लास की क्लास में तैयार करेंगे, तो क्लास की क्लास में तैयार करेंगे। इसी प्रकार से कुछ ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम भी हैं। ऋग्वैदिक कालीन नदियों के। जी बेटा, आप कुछ कुछ भी कहो,
मुझे फिक्र नहीं है उस बालक की जिसके घर है ना दुनिया भर का पैसा है। मुझे फिक्र है उस बालक की कि जो गवर्नमेंट जॉब लगने के बावजूद उस वो अपनी बहन की शादी करेगा, अपने पापा का अपनी माता का सहारा बनेगा। मुझे सिर्फ उसकी फिक्र है। जो बच्चे यहाँ ये सोच कर आए हैं कि मैं किसी को डिस्टर्ब करूंगा, बेटा उनका कभी कुछ नहीं होना, कभी कुछ नहीं। ठीक है। यहाँ ट्रिक बेटा जो है वही तो बता रहा हूं। जहां ट्रिक की आवश्यकता हो वहां ट्रिक। ये है कुछ नदियों के नाम, यानी ऋग्वैदिक कालीन कुछ नदियां हैं, उनके नाम देखिए। उनके क्या क्या नाम देखने के लिए मिले हैं, एक बार देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको दिखाई दे रही होगी एक नदी जिसे आप क्या बोलते हैं, काबुल। काबुल को क्या कहा, कुबा। देखो कैसे याद रखेंगे, कैसे काबुल और कैसे कुबा, पूछूंगा भैया, साथ साथ याद करते चलना सारा कुछ। ओके। और आपने नाम भी वैसे हिस्ट्री माफिया रख रखा, फिर फिट बना दूंगा, ध्यान रखना। हाँ। अरे ओ, जो जम्बाई ले रहा पढ़ते हुए हिसाब से, तरीके से। हाँ भाई, तरीके से। और ब्लैक टी शर्ट वाले आराम से बैठ, आराम से, तरीके से लाइन में। आर्मी में जॉब चाहिए ना। ठीक है। देखो, अगली नदी आती है सिंधु नदी। सिंधु नदी को क्या कहा गया, सिंध कहा गया। इसके दो नाम और मिलते हैं, एक तो हिरब और हिरण्य। सिंधु नदी को क्या कहा गया, सिंध कहा गया, जिसे हिरब और हिरण्य के नाम से भी जाना गया। ओके। इसके बाद में अगली आते हैं झेलम। ठीक है। झेलम नदी का जो प्राचीन नाम क्या था, वितस्ता। ठीक है। झेलम को क्या कहा गया, वितस्ता। जी अर्जुन जी। स्वात, जैसे स्वात नदी है, स से स्वात हुआ और स से स्वास्तु हो। स्वात को क्या कहा गया, स्वास्तु कहा गया। जी अभिषेक जी। ओके। यहां जाइए, देखिएगा। जैसे चिनाब है, चिनाब को क्या कहा गया, अस्किनी कहा गया। अस्किनी। चिनाब को क्या कहा गया, अस्किनी कहा गया। देखिए, गंडक नदी को क्या कहा गया, सदानीरा। ये पीवाई क्यू है, ये लास्ट टाइम आपकी परीक्षा में पूछा गई थी भैया। ये नदी आपसे पूछी गई थी कि भैया गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो आप बताएंगे सदानीरा। क्या बताएंगे, सदानीरा नाम था बेटा। क्लियर है। हाँ। इसके बाद में आती है घग्गर नदी। ठीक है, जिसे आप सरस्वती नदी के नाम से जानते हैं। और कई सारे नाम देखने के मिलते हैं भैया। इसे नदीतमा कहा गया है, देवीतमा, मातेतमा। इनका अर्थ क्या होता है, नदीतमा, जो नदियां, जो नदी किसमें, नदियों में सर्वोत्तम हो, उसे क्या कहा गया भैया, नदीतमा। देवियों में सर्वोत्तम, देवीतमा। और माताओं में सर्वोत्तम, मातेतमा कहा गया। और ये सबसे पवित्र नदी थी भैया। क्या बताएंगे कि भैया ये सबसे पवित्र नदी थी। ओके। कुछ लोग तो वास्तव में भाई साहब, वो बड़े बड़े फोन रखेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां रखेंगे, बड़ी बड़ी बाइकें रखेंगे, और उसमें डलवाने के लिए पेट्रोल भी भाई साहब माँ बाप से लेंगे, और वो भी एहसान करते हुए दिखाएंगे। लेकिन उस बालक के बारे में कैसे भूल जाऊं, जो दिन रात मेहनत करने पर लगा हुआ है। वो दोपहरी में रेस लगाने जाता है और पूरे दिन बैठकर तसल्ली से क्लास करता है, अपने घर का काम भी करता है, वो अपने खेत में भी सहारा लगवाता है, वो उसके अपने पापा की दुकान पर भी सहारा लगवाता है, वो ठेले रेहड़ी पर खड़े हुए अपने पिता के साथ में सहारा लगाता है। कोई व्यक्ति वो हो सकता है यहाँ जिसके पिता पिंचर लगाते हों और वो वहां भी उनका साथ दे रहा है। बच्चे, मैं उस व्यक्ति को पढ़ाने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। नालायक व्यक्तियों की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, और जो नालायक हैं भाई साहब चले जाइए, आपके लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आरडब्ल्यू वो प्लेटफॉर्म है जहां से घर के चिरागों ने है ना इतिहास बदले हैं। इतिहास, मुझे सिर्फ उनकी आवश्यकता है। बेफालतू की चीजें बेटा यहीं से चले जाइएगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना। और मुझे नहीं है जरूरत कि आप मुझे अच्छा कहें बुरा कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ एक चीज का फर्क पड़ता है कि आपके नाम के साथ में एक शब्द जुड़ जाए, बस ये। कितना अच्छा लगेगा, महेश पाल फौजी, आनंद फौजी, प्रदीप फौजी, वीरेंद्र फौजी, मोहम्मद साहिल शेख फौजी, अभिषेक फौजी, शिवम फौजी, अंकुश कुमार फौजी। है, कितना अच्छा लगेगा नाम के साथ में।
और नेम प्लेट जो आपका घर होगा, उस घर पर एक नेम प्लेट लगी होगी प्यारे दोस्त, एक नेम प्लेट लगी होगी इस प्रकार से, ठीक है ना, जिसमें लिख रहा होगा आपका नाम, सन ऑफ पिता का नाम, और उसमें लिख रहा होगा आर्मी। उस नेम प्लेट पर क्या लिख रहा होगा? आर्मी। आर्मी। कितना अच्छा लगेगा सिर्फ उसके लिए बेटा, उसके लिए। कोई बात नहीं, आप मेरी रेस्पेक्ट मत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फौजी बना कर रहूंगा। मैं कसम खा रखी है कि फौजी बना कर रहूंगा। एक नदी आती है बेटा, रावी। रावी को क्या कहा गया? परुष्णी कहा गया। और जिसे फौजी बनना है वो मेरे साथ मेहनत करेगा, बिना किसी शिकायत के करेगा बेटा, बिना किसी शिकायत के। ठीक है। मोनू गुजर फौजी, बहुत अच्छे। गोमती को गोमल कहा गया है, ठीक है। और व्यास को क्या कहा गया है? विपाशा कहा गया। व्यास को क्या कहा गया प्यारे दोस्त? विपाशा कहा गया। समझे? एक बार सभी मेरे प्यारे भाई बहन यहां तक बताएंगे, यहां तक ओके है? चीजें समझ में आई सारी के नहीं? यस और नो? कहो तो मैं पूछ लूं, कहो तो मैं पूछ लूं, बताइएगा फिर। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? झेलम। और गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या था? इन दोनों का नाम बताएंगे, इन दोनों का। ओके। अरे वाह, अब बताइए कैसे मैं। हाँ, बहुत अच्छे, शाबाश। राज प्रजापति फौजी, क्या बात है। झेलम, झेलम को क्या कहा गया बेटा? आप खुद बताएंगे। वितस्ता, बेहतरीन। और गंडक को सदानीरा, क्या कहा गया? सदानीरा कहा गया। शाबाश। कोई रोक सकता है? बिल्कुल भी नहीं रोक सकता। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता भाई। ये वो शेर हैं जिन्हें आंधी तूफान कुछ नहीं रोक सकता। ओके। मैं एक बार आपको अब 16 संस्कार जो हैं वहां लेकर चलता हूं। कभी कभी, हालांकि प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, हमारे पास में समय है, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो मुझे लगता है आप तक ये चीजें जानी चाहिए। सबसे छोटा उपनिषद तो बेटा क्या था? मुंडो उपनिषद था। और मुंडको उपनिषद से ही सत्यमेव जयते लिया गया है। कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद है। लेकिन यहां से हमारा शुरू हो जाता है 16 संस्कार। 16 संस्कार बेटा आपको अब अपने ऊपर लेकर चलनी है, हर एक चीज अपने ऊपर। जब हमारा जन्म नहीं हुआ था उससे पहले से लेकर और मृत्यु के बाद तक ये संस्कार होते हैं। सबसे पहले बेटा जो है गर्भाधान संस्कार होता है। इसमें स्त्री और पुरुष संबंध बनाते हैं, किस लिए? वंश वृद्धि हेतु। किस लिए बनाते हैं? विवाह के बाद में स्त्री और पुरुष संबंध बनाते हैं, किस लिए? वंश वृद्धि हेतु, संतान प्राप्ति के लिए। किस लिए? जी, अनुज ठाकुर फौजी, क्या बात है मेरे शेर। ओके। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है प्यारे दोस्त, मैं लिख भी देता हूं पहला। दूसरा जो संस्कार होता है उसे बोलते हैं पुष्वन संस्कार। क्या बताएंगे? पुष्वन संस्कार। ये उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए, क्या बताएंगे? उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए ये किया जाता है। जैसे घर में हवन यज्ञ कराते हैं, क्या बताएंगे? हवन या यज्ञ कराते हैं बेटा। बच्चे 2 घंटे की क्लास मैं कर देता, लेकिन मेरी लगातार क्लासेस हैं, इसके बाद में एकदम क्लास है, ठीक है ना। जैसे मेरी क्लास अगली खत्म हो जाएगी, मैं 2 घंटे भी क्लास कर दूंगा। और कितने साथी चाहते हैं कि मैं संडे में आपके लिए एक वन शॉट लेकर आऊं? कितने साथी चाहते हैं वन शॉट के लिए? एक मैं संडे में एक क्लास लाना चाहता हूं आप सभी के लिए, क्या आप बता सकते हैं मुझे? एक वन शॉट लेकर आऊं। बहुत प्यारी सी क्लास होगी जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर रहे होंगे। ओके, क्या आप मुझे बता सकते हैं प्यारे दोस्त, चाहते हैं? वो क्वेश्चन धुआं धुआं करने वाले क्वेश्चन होंगे। चलिए, पुष्पन संस्कार हमारा हो चुका है। इसके बाद में हम किसकी बात करेंगे प्यारे दोस्त? 2 संस्कार हो चुके हैं, तीसरा संस्कार कौन सा होगा हमारा? वो होगा सीमांतन।
क्या बताएंगे? सीमांत नयन संस्कार गर्भावस्था में शिशु की मानसिक वृद्धि हेतु, कि बच्चा बिल्कुल हेल्दी पैदा हो। कैसा पैदा हो? कि भैया बच्चा बिल्कुल हेल्दी पैदा हो, उसके लिए। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि सर संडे में रेस्ट कर लीजिए। बेटा जब तक रेस्ट नहीं करूंगा जब तक कि आपके बदन पर वर्दी ना देख लूं, जब तक आपके बदन पर वर्दी ना देख लूं तब तक कोई रेस्ट होगा ही नहीं। इसके बाद में जो अगला संस्कार होगा जिसे हम जात कर्म संस्कार बोलते हैं, इसमें क्या होता है? आपने सुना होगा कि घर के बुजुर्ग क्या पिलाते हैं जब बच्चा पैदा होता है? घुट्टी पिलाना बोलते हैं ना, पहली बार घुट्टी पिलाई जाती है बच्चे को। कुछ मीठा, हालांकि गांव देहात में तो पतासा वगैरह होता है उसे चटा देते हैं, घी चटा देते हैं, या फिर शहद जो होता है वो सबसे अच्छा होता है उसे। ठीक है। तो शहद या घी वगैरह जो चटाया जाता है उसकी बात की जा रही है। अगला होगा प्यारे दोस्त, पांचवा, नामकरण संस्कार। आपने सुना होगा इसमें नाम रखा जाता है। हमारे इधर तो पतरा दिखवाना बोलते हैं, कि भाई बालक हुआ है उसका पतरा दिखवाते हैं। ठीक है, उसका पतरा दिखवाते हैं। ओके ना? ओके। इसके बाद में जो छठा जो संस्कार होता है इसे बोलते हैं हम निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार क्या होता है? कि आपने सुना होगा आपके घर में या आस पड़ोस में या फिर रिश्तेदारी में, कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें ना भाभी को उनका देवर जो है ना पल्लू पकड़कर बाहर निकालते हैं। ऐसा कुछ करते हैं। कितने साथी जानते हैं? कितने साथी जानते हैं? एक बार बताएंगे। जिसमें देवर जो है भाभी को पल्लू पकड़कर वो बाहर निकालने की शायद रस्म होती है। इसी में जो अगला संस्कार होता है सातवां, इसमें अन्न प्रशासन संस्कार होता है। ठीक है, जिसमें पहली बार बच्चे को अन्न खिलाया जाता है। क्या आपने ऐसा किया कि आप चाचू बने, आप भैया बने? ठीक है। और क्या बने होंगे आप? चाचू और भैया। इसके अलावा तो कोई ताऊ तो बनेंगे नहीं, बने नहीं होंगे अभी आप। हैं? शायद मौसा भी नहीं बने होंगे। जब आप ऐसे छोटा बेबी पैदा हुआ आपके घर में तो आपने ऐसा थोड़ी करा होगा, हाँ भाई चल चल खड़ा हो, चल तेरे को पिज्जा खिलवा के लाता हूँ, चल 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 चल, तेरे को मजे करा के लाता हूँ, चल तेरे को नूडल्स खिला के लाता हूँ, चाउमीन खिलवा के लाता हूँ। हैं? नहीं करते होंगे ना। तो बच्चे को एक समय के बाद में पहले उसे माँ का दूध पिलाया जाता है, फिर उसका जब थोड़ा इम्यून सिस्टम अच्छा होता है तो फिर उसे गाय का दूध पिलाया जाता है, फिर उसे थोड़ा थोड़ा करके अन्न खिलाया जाता है। इसके बाद में जो आठवां नंबर आता है प्यारे दोस्त, वो आता है चूड़ाकर्म संस्कार, जिसे आप मुंडन संस्कार कहते हैं। अच्छा खासा बच्चा वो गंजा करा दिया जाता है। बड़ा मुझे बड़ा अजीब सा लगता है बच्चे को जब गंजा करा देते हैं। हाँ, मामा मामा, ठीक है। हाँ, मामा। ओके। इसके बाद में कौन सा संस्कार होगा? नौवां संस्कार है कर्ण भेदन संस्कार। ये कान छेदने के लिए होता है। जो 10वां संस्कार होता है प्यारे दोस्त, ये जो पवित्र संस्कार होता है ये जनेऊ धारण करने के लिए होता है। एक्चुअल में अब जो ये जो पवित्र संस्कार होता है ये शादी से पहले होने लगा है। तो सर मेरे दोस्त का लड़का हुआ है और मैं पापा बन गया। अबे क्या क्या लिख रहा है बे बुड़बक? अबे अर्थ का अनर्थ काहे कर रहे हो भाई? हैं? क्यों किसी के घर का नाश करना चाह रहे हो? 11वां? ऐसा नहीं करना है भाई। कल को पता चले कोई ऐसे ही कहता हुआ कोई दूसरा आपका दोस्त मिल रहा है आपको कहता हुआ, तब क्या करोगे बे? अंतिम संस्कार कब होगा सर? भैया रुक जाओ रुक जाओ, बहुत जल्दी लग रही है। वेद आरंभ संस्कार, वेद आरंभ करने का जो क्रम होता था। हाँ। इसके बाद में जो 12th नंबर का संस्कार था बच्चे, उसे विद्या आरंभ संस्कार कहा गया। विद्या आरंभ संस्कार ये क्या होता था? गुरु के पास ले जाकर शिशु को अक्षर ज्ञान कराने का जो क्रम होता था वो होता था। इसी प्रकार से 13वां संस्कार है समापवर्तन संस्कार।
शिक्षा पूरी पूरी होने पर बच्चे को स्नान कराया जाता था और बच्चा क्या कहलाता था? स्नातक कहलाता था। जो एंड में बचे हैं, 14वां संस्कार कौन सा भैया? विवाह संस्कार। 25 वर्ष पूरा होने पर विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश। भैया इसके बाद में कुछ नहीं होता था। विवाह के बाद में कोई संस्कार नहीं बचते। फिर तो भैया वानप्रस्थ आश्रम, सिर्फ वन की ओर चलना है। और अंत्येष्टि संस्कार, अंतिम दाह संस्कार, विवाह के बाद में कुछ नहीं बचता। कुछ नहीं बचता। यार आप क्लास में मजे बहुत लेते हो हैं। एक कह रहा कि सर मैं तो दादा बन गया। ये चैप्टर बेटा कंप्लीट हुआ है। ठीक है। अब सिंपल सी बात यह है कि यदि आपने उस गाय को, जिस गाय की पूंछ में हरा बाल होगा, उसे रोटी दी होगी, तो आपका सिलेक्शन बिना पढ़े हो जाएगा। ठीक है ना? और ऐसी गाय नहीं मिली है तो बेटा RW पे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। कुछ नहीं रखा इन हवाबाजियों में। ठीक है। शादी के बाद में कुछ नहीं। जी। इन बारिशों से कह दो जरा संभल कर बरसे, अगर मुझे उसकी याद आ गई तो मुकाबला बराबरी का होगा। डियर वर्दी। ये शाबाश। एक कह रहा है, सर जी अब तो मैं 14 फरवरी के बाद ही क्लास ज्वाइन करूंगा। कहाँ जा रहा है भाई? है? हाँ अभिषेक बिल्कुल हो जाएगा। हम्म। ओके यादव जी। अमन डी यादव जी। ओके जी, अब क्लास ओवर हो चुकी है। अब क्या कमेंट्स पे ध्यान देना। शादी के बाद बर्बादी होती है, अरे बहुत सारा प्रेम है मेरे शेर। आप टेंशन मत लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि इस क्लास को आप ऐसे एंजॉय करोगे जैसे मूवी मूवी देखने के लिए ना रोज इंतजार करते हो। अभी तो आगे आगे देखते जाओ, कितना मजा आएगा, कितना मजा आएगा एकदम। हंसते हंसते वर्दी ना दिला दी तो मेरा नाम नितिन शर्मा नहीं है मेरे शेर। समझे? हंसते हंसते। एक बच्चा कह रहा है मेरा भाई भी आपसे पढ़कर सिलेक्ट हुआ है। आपका भी सिलेक्शन होगा। लोग कहेंगे दो भाई और दोनों ही तबाही और दोनों ही आर्मी में। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से सेशन समझ में आया होगा। कोई आपका डाउट है, कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक है। कोई डाउट है तो भाई पूछ लो। भाई इतनी स्पीड में तो आपके कमेंट जा रहे हैं, बताओ मैं क्या करूं। ट्रिक बताओ याद करने की, सिर्फ और सिर्फ 2 बार इसे है ना रिवाइज कर लेना PDF से। काम कंप्लीट। मॉक टेस्ट भी मिलेंगे भैया। ओके। ठीक है। मुझे लगता है सभी साथियों को सारी चीजें समझ में आ गई हैं और मिलते हैं हम लोग कल सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम, जय हिंद, जय भारत बच्चे।